Hello girls, a very good morning to all of you. I welcome you to this lecture. एक अच्छी लंबी छुट्टी हो चुकी है, दिवाली भी ख़त्म हो गई है और अब हम जो हमारा यूनिट 4 का जो आखिरी हिस्सा बचा है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस यूनिट 4 में हमने लोक वित्त या राजस्व के बारे में पढ़ा, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और करों के संबंध में पिछला वीडियो था। तो करारोपण क्या है, उसकी परिभाषा और करारोपण के सिद्धांत ये पिछले वीडियो में कवर हुआ था। अब उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम पढ़ने वाले हैं करों के प्रकार। तो करों के प्रकार जो है उसमें है प्रत्यक्ष कर। आपकी स्क्रीन पर देखिए, प्रत्यक्ष कर पहला है। उसके बाद है अप्रत्यक्ष कर, इसके बाद है अनुपातिक कर, प्रगतिशील कर और प्रतिगामी या अवरोही कर। तो शुरुआत हम करेंगे प्रत्यक्ष कर से। एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि कर क्या है। कर या टैक्स ये एक कंपलसरी पेमेंट है, इसको सरकार को करना ही पड़ता है, ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है। और ये एक ऐसा पेमेंट है जिसके बदले में आपको क्या मिलता है ये पता नहीं रहता है। जैसे कि कोई भी चीज़ हम बाज़ार से ख़रीदते हैं तो अगर हमने 10 रुपए की मिर्ची ख़रीदी है तो उस 10 रुपए के बदले में आपको ये मिर्ची मिली है। वैसे करों में नहीं होता है। अगर आपने 1000 रुपए के कर भरे तो वो किसके लिए भरे, वो आप जो सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं उनका लाभ उठाते हैं। जैसे कि रास्ते बनाए हुए हैं, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी और पानी आ रहा है, सड़कों पर लाइट्स है, इस तरह की जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं उसके लिए आप जो पेमेंट करते हैं उसे हम कहते हैं कर या टैक्स। तो ये एक ऐसा पेमेंट है जिसके बदले में कोई स्पेसिफिक या विशेष कोई वस्तु या सेवा आप प्राप्त नहीं करते हैं, या किस लिए आप भरते हैं ये आपको मालूम नहीं होता है। पर जो भी जनरल सार्वजनिक सेवाएं जिनका उपयोग आप करते हैं, सार्वजनिक वस्तुएं जिनको आप उपयोग में लाते हैं, उनके लिए आप जो पेमेंट करते हैं वो है कर। तो अब करों के प्रकार में पहला है प्रत्यक्ष कर। ये वह कर है जो उसी व्यक्ति द्वारा भरा जाता है जिस पर कानूनी रूप से ये लगाया जाता है। मतलब कि कराघात और करापात, अब ये दो टर्म्स भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कराघात मतलब कि वो जिस पर सबसे पहले कर लगाया जाता है उस व्यक्ति पर होता है कराघात। और करापात मतलब अंततः कर जो व्यक्ति भरता है उस पर करापात होता है। तो जब कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, मतलब कि जिस व्यक्ति पर कानूनी रूप से कर लगाया गया है वही व्यक्ति कर भरता है, तो हम कहते हैं कि वो प्रत्यक्ष कर का प्रकार है। उदाहरण है आयकर। आयकर या इनकम टैक्स वही व्यक्ति भरता है जो उस आय को अर्न करता है, अर्जित करता है। जो व्यक्ति इनकम को, वही व्यक्ति आयकर भरता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आय ए को प्राप्त होगी लेकिन कर बी भरेगा, ऐसा नहीं है। अगर एक आय को अर्जित करता है तो आयकर भी ए को ही भरना पड़ेगा। दूसरा एक उदाहरण है संपत्ति कर। जिस व्यक्ति के नाम पर संपत्ति है वही व्यक्ति संपत्ति कर भी भरेगा। तो इस तरह से ये है प्रत्यक्ष कर। अब ये जो 5 करों के प्रकार है, हर एक कर के आपको गुण और दोष पढ़ने हैं। तो आयकर या संपत्ति कर जो प्रत्यक्ष कर के प्रकार है या प्रत्यक्ष करों के गुण क्या है, तो पहला है समता व न्यायशीलता। इक्वालिटी है और जस्टिस है, समता है और न्यायशीलता है। इसका मतलब है कि जिसने अर्जित किया वो ही भरता है, जिसने नहीं अर्जित किया वो नहीं भरता है। तो इसे हम कहते हैं न्यायशीलता या समता का गुण। भुगतान वही करता है जो उसे अर्जित करता है, और जो वर्ग आय अर्जित नहीं करता है, संपत्ति अर्जित नहीं करता है, वो इस कर से मुक्त होता है। मतलब कि योग्यता के अनुसार ये कर लगाया जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें समता और न्यायशीलता है। इसके बाद है लोचपूर्ण।
लोच मतलब कि उसमें इलास्टिसिटी है, उसे आसानी से कम या ज़्यादा किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। तो जैसे जितनी आय उसके हिसाब से कर लगाया जाएगा। जब आय बढ़ेगी तो करों का रेट भी बढ़ेगा, जब आय घटेगी तो करों का रेट भी घटेगा। तो ये गुण होने की वजह से हम इसे कहते हैं लोचपूर्ण। और एक और बात आपको याद रखनी है कि आगे जाके हम जो प्रगतिशील कर पढ़ने वाले हैं उसमें भी यही पॉइंट है कि ज़्यादा चौड़ी पीठ पर ज़्यादा करों का भार। मतलब जिसकी आय अधिक वो अधिक कर भरेगा, जिसकी आय कम वो कम कर भरेगा। निश्चितता के सिद्धांत को भी ये संतुष्ट करता है। मतलब कि रेट ऑफ टैक्स फिक्स होता है, निश्चित होता है। किसी भी करदाता को कन्फ्यूजन नहीं है कि उसे कितना टैक्स भरना है। उसके बाद है मितव्ययिता। मितव्ययिता करारोपण के सिद्धांतों में से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था, जिसमें कर को कलेक्ट करने के, टैक्स को कलेक्ट करने की जो कॉस्ट है वो टैक्सेस में से जो आय होती है, करों में से जो आय होती है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। नहीं तो ये पूरी एक्सरसाइज, टैक्स कलेक्शन की एक्सरसाइज करने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितनी आय करों से मिल रही है उससे कई अधिक करों को कलेक्ट करने का कॉस्ट आ रहा है, लागत है। करों को कलेक्ट करने में भी लागत आती है। तो वो अगर लागत उनसे उससे मिलने वाली आय से अधिक है तो हम कहेंगे कि इसमें मितव्ययिता नहीं है। तो प्रत्यक्ष करों में मितव्ययिता है। इनको आसानी से व्यक्ति की आय या संपत्ति देकर लगाया जा सकता है और उसे उस कर को भरना है। उसके बाद है उत्पादकता। सरकार के लिए ये आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और सरकार इसे उत्पादक कार्यों में लगा सकती है। जागरूकता। जागरूकता किसके लिए? नागरिकों के लिए। नागरिकों के लिए भी, क्योंकि सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। सरकार बताती है बजट में कि किस आय पर, कितनी आय पर कितना कर, कितनी संपत्ति पर कितना कर। तो जो जनता होती है, देश के लोग होते हैं, वो भी जागरूक होते हैं। उन्हें पता है कि कितनी आय पर उनको कितना कर भरना है। अब जो नेक्स्ट है वो है इसके दोष। दोषों में आप पहले देखेंगे करों का अपवेचन। अपवेचन मतलब कि करों की चोरी। कर जब व्यक्ति को, ये जो इसके जो गुण है वही दोषों को जन्म देते हैं। उसका गुण है एक निश्चितता। मतलब कि हर कमाने वाले व्यक्ति को पता है कि उसको कितनी कमाई पर कितना कर देना है। तो अब कर देना किसी को पसंद नहीं है। हर एक को लगता है कि मेहनत करके यदि मैंने कमाया है तो उसका उपभोग भी मैं ही लूँ, जो कि एक स्वाभाविक भावना है। और फिर विचार होता है कि किस तरह से इस कर से बचा जा सकता है या इसे कम से कम दिया जाए, इसकी व्यवस्था हो सकती है तो हो। और फिर यहाँ पर उत्पन्न होता है काला पैसा या काला बाजारी का। काला बाजारी तो नहीं कहेंगे, पर जो ब्लैक मनी है कि कुछ ही पैसा ऑन पेपर दिखाएंगे जो अर्जित हुआ है, केवल उसी पर कर भरेंगे और बाकी का जो है वो ऑफ पेपर यानी कि एक्चुअल में लेंगे, कैश में लेंगे, ये पेपर पर नहीं आएगा। तो इस तरह से करों का अपवेचन यहाँ पर होता है। ये असुविधा जनक है। भले ही हमने देखा है कि हमारे भारत में जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम है वो पूरा अब डिजिटल हो गया है। ये इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आपको सारे फॉर्म्स मिलते हैं और उन फॉर्म्स को भरने की प्रक्रिया भी बहुत सुलभ है और जो डिटेल्स वो मांगते हैं वो भी आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो वैसे देखा जाए तो ये इस प्रोसेस को उन्होंने सुविधाजनक बनाया है, परंतु क्योंकि अधिकतर जनता गाँव में रहने वाली है, काफ़ी सारे लोग अनपढ़ हैं, ये थोड़ा सा असुविधाजनक हो जाता है। बचत और विनियोग पर प्रतिकूल प्रभाव। अगला जो इसका दोष है वो है बचत और विनियोग पर प्रतिकूल प्रभाव। नेचुरली जो ऊपर मैंने आपको पॉइंट बताया था कि करों का अपवेचन, की
जब व्यक्ति कमाता है तो वो चाहता है कि उस पैसे का उपभोग वो स्वयं ले, और अगर उसे कर भरना पड़े तो फिर वो सोचेगा कि फिर अधिक मेहनत करके अधिक कमा करके क्या फ़ायदा है। और अगर वो उतना ही कमाएगा जितना उसे जीवित रहने के लिए आवश्यक है, तो बचत और विनियोग पर प्रतिकूल प्रभाव होगा। प्रत्यक्ष कर का क्षेत्र सीमित है, इसमें केवल वही ट्रांजैक्शंस आते हैं जो ऑन पेपर है, जैसे कि जो सैलरीड लोग हैं, जो वेज अर्नर्स है, उनके सारी इनकम की डिटेल्स ऑन पेपर होती है। वो कितना कमा रहे हैं उस एक एक पैसे का लेखा जोखा होता है। लेकिन जो छोटे मोटे व्यापारी है, जो कुछ ट्रांजैक्शंस कैश में करते हैं, तो कई बार इनका लेखा जोखा नहीं होता, इनके लिए अकाउंट्स मेंटेन नहीं होते हैं, और इसलिए डायरेक्ट टैक्सेस का क्षेत्र बहुत सीमित है। और लास्ट पॉइंट है करों की मनमानी दर। हर सरकार अपने हिसाब से इन करों की दर को निश्चित करती है। अब गर्ल्स, इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि ये 10 मिनट से अधिक का हुआ है, फिर इसको सेंड करने में प्रॉब्लम होती है। इसके बाद एक और वीडियो में डाल रही हूँ जिसमें हम बाकी के जो कर है उनको कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियोस को देखिए, क्योंकि क्लासेस में आपकी अटेंडेंस बहुत ही कम होती है, इसलिए कम से कम वीडियोस को देखो और अब एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओ। एग्ज़ाम की डेट्स तो अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि सिलेबस लगभग ख़त्म होते हुए आया है, अब आप तैयारी में लगिए। इसके बाद आपको असाइनमेंट भी देनी है, असाइनमेंट के डिटेल्स मैं आपको बाद में दूंगी। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बाय बाय। डोंट वरी, बी हैप्पी और एन्जॉय।